एक व्यक्ति की शक्ति, यानी ये विचार कि एक व्यक्ति का काम कई लोगों की जिंदगियां बदल सकता है। ये मिसाल लखोरी गांव में आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। महाराष्ट्र के भंडारा जिले के इस छोटे से गांव में करीब 3000 लोग रहते हैं। उषा सिलाई स्कूल उद्यमी वर्षा सिलाई सीखने के बाद मास्टर ट्रेनर बनी और फिर लखोरी गांव में सिलाई स्कूल खोला। उन्होंने बहुत सी और महिलाओं को सिलाई सिखाकर अपनी तरह आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की तालीम दी है। उषा सिलाई क्लास गाँव सिलाई का प्रशिक्षण अलग अलग गांवों में आयोजित किया जाता था और यात्रा करना एक चुनौती हुआ करता था। मैं या तो किसी के साथ उनके वाहन में जाती थी या ऑटो रिक्शे का इंतजार करती थी। इसमें बहुत समय लगता था। मेरे पास काम के साथ समय का प्रबंधन करना मुश्किल हो रहा था और इसलिए मुझे एक वाहन की आवश्यकता महसूस हुई। तभी मैंने गाँव में दी जाने वाली ट्रेनिंग के लिए फीस लेने के बारे में सोचा। मैंने प्रशिक्षण से लाभ कमाया और 1 महीने में 60,000 रुपये कमाए। मुझ में आत्मविश्वास आया और मैं अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकी। मैंने और पैसे बचाए और एक स्कूटर खरीदा। आज मैं उन जगहों पर जा सकती हूँ जहाँ मुझे काम मिलता है। मुझे बहुत सहयोग मिला और ये केवल उषा सिलाई स्कूल से ही संभव हो पाया। मैं घर पर ही कपड़े सिलती हूँ और घर का खर्च उठाती हूँ। मेरी मासिक आय भी अच्छी है। मेरी कमाई सरकारी नौकरी जितनी अच्छी है। मुझे अच्छा लगता है। खूप बरं वाटत आहे। वर्षा ने हुनर सीखने की अहमियत के बारे में बताने के लिए गांव और लखानी तहसील से कई महिलाओं को जमा किया है। लेकिन वर्षा सिर्फ कौशल और रोजगार के बारे में ही नहीं पढ़ाती, वो महिलाओं की और खासकर कामकाजी महिलाओं की सेहत की अहमियत भी उजागर करती हैं। यहाँ वो सबसे आह्वान कर रही हैं गांव में उषा के लगाए पहले योग शिविर में आने का। मैंने सिलाई का काम शुरू करने का सोचा, इसलिए मुझे वर्षा मैडम से मिली, उनसे सीखने की शुरू की। उन्होंने हमें ब्लाउज सिखाया है, पैटर्न सिखाया, अलग अलग ब्लाउज के नेट है, कुछ कप्स वाले हैं, कुछ अलग अलग वाले हैं, वो सिखाए हैं। हमारे पास ब्लाउज आते हैं तो हम मतलब हमें कुछ पैसे मिलते हैं, तो उससे हम अपने मम्मी पापा को मदद करते हैं। हमें उनको खुशी देखकर बहुत अच्छा लगता है। योग शिविर में शामिल होने के लिए सुबह सुबह लखोरी की महिलाएं स्थानीय आयुष केंद्र जा रही हैं। बरसों से उषा ने नौजवान और बुजुर्ग यानी सभी उम्र की महिलाओं के साथ भरोसे का रिश्ता बनाया है। इसीलिए उषा मास्टर ट्रेनर की एक आवाज पर लखोरी और बाकी तहसील की महिलाएं योग के लिए जमा हो गईं। वर्षा और उनके सहयोगियों ने 60 महिलाओं का इंतजाम किया था, लेकिन उसकी दुगनी से भी ज्यादा 135 महिलाएं और बच्चे बच्चियां योग के लिए रजिस्टर करवाने पहुंच गए। योग साधने की शुरुआत प्रार्थना की करूया। एक पति जब योग अभ्यास करता है तो वो क्या है, अकेले के लिए वो करता है, लेकिन एक पत्नी या एक माता योग साधना करती है तो पूरे परिवार को सुखी बना देती है। तो इसलिए आज हमें महिलाओं के लिए, माता भगिनियों को फोकस करना चाहिए योग साधना के लिए। हमने देखा है महिलाओं के लिए, माता भगिनियों के लिए योग यानी संजीवनी से कम नहीं है। शिक्षा हो या पैसे कौड़ी के मामले, पोषण, स्वास्थ्य या रोजगार, महिला सशक्तिकरण के मायने होते हैं उसके परिवार, उसके समाज और समुदाय को सशक्त करना। उनकी सेहत और खुशहाली घर की महिला की सेहत और खुशहाली पर निर्भर है। अगर घर की महिला शुरू से ही बच्चों में सेहतमंद जीवन शैली की आदत डाले तो एक पूरी पीढ़ी की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।
स्थानीय परंपराओं और शिल्प कला को बढ़ावा देने के अलावा उषा ऐसे देसी खेलों को भी प्रोत्साहन दे रही है जो या तो खत्म होने की कगार पर हैं या लोग उन्हें भूल चुके हैं। उषा की कोशिश भारतवासियों को उनके इलाकों के खेलों से दोबारा परिचय करवाने की है। उषा सिलाई स्कूल की महिलाएं आयोजन, प्रोत्साहन और इन समारोहों में शामिल होने में भी अहम भूमिका अदा करती हैं। कुठलाही घाई करत नाही, श्वास मोडत सावकाश हात जीवन जीने के लिए पैसा भी जरूरी है और निरोगी जीवन भी जरूरी है। तो अपनी जीवन शैली अच्छी बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए और निरोगी रहने के लिए हमेशा जो पैसा कमाएंगे हम योग करेंगे ही नहीं तो क्या हो जाएगा, वो पैसा वेस्ट हो जाएंगे डॉक्टर के पास, औषधि के पास। आणि योगामुळे जो ध्यान साधना आहे, आप योग करते समय ध्यान करते हैं जो आपको किसी भी मानसिक तनाव से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। ये केवल योग के कारण संभव है। ते मानसिक तणाव हे नाहीसे होतात। शारिका एक मास्टर ट्रेनर है जो पहली बार योग सीखने लखानी से आई हैं। वो मानती हैं कि योग के बीमारियां दूर करने के अलावा और भी फायदे हैं। छात्र से लेकर मास्टर ट्रेनर तक इनका सफर प्रेरणादायक रहा है। उषा में आने के बाद में मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं पहले से ये सब काम करती थी लेकिन मेरी इतनी खास पहचान नहीं बनी थी। लेकिन उषा में आने के बाद में मुझे लर्नर के बाद में शिक्षिका के बाद में मास्टर ट्रेनर की मुझे पद मिली और मेरी जो एक पहचान बनी मैडम, वो बहुत बड़ी पहचान बनी। तो लखोरी में योग का सिलसिला शुरू हो गया है। इन महिलाओं के चेहरों पर खिलती मुस्कान देखकर लगता है कि लखोरी में योग फले फूलेगा और उसके साथ ही यहाँ के लोग ज्यादा सेहतमंद रहेंगे। शांतीच्या पांढऱ्या रंगाप्रमाणे मला सुरक्षित करा, शुद्ध करा। कुरुक्षेत्र के अमातिर कन्या गुरुकुल की कोहरे में लिपटी एक सर्द सुबह। बच्चे और मेहमान जमा हैं कड़ा मुकाबला देखने के लिए। सभी एक आवाज में प्रार्थना करते हैं, भाग लेंगे, खेल सम्मान को बढ़ाएंगे। लेकिन जल्द ही अलग अलग खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते सुनाई देंगे। भारत माता की कांटे के मुकाबले की उम्मीद में सब बेताब हैं। उषा सिलाई स्कूल की महिलाएं भी खेलने के लिए तैयार हैं। अपने शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए तो हमें ये सब खेलना पड़ता है। ठीक है, शरीर भी अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है और जैसे भाग दौड़ मतलब बच्चों वाली फीलिंग आती है। गुरुकुल से 50 किलोमीटर दूर बुची गांव पड़ता है। यहाँ कुसुम देवी रस्सा कशी के मुकाबले में हिस्सा लेने की तैयारी में है। लेकिन वहाँ जाने से पहले घर का अपना सारा काम पूरा करती हैं, परिवार के लिए खाना पकाती हैं और मवेशियों को चराने ले जाती हैं। कुसुम के परिवार में विकलांग सदस्य हैं और उनकी परवरिश करने में कुसुम की बड़ी भूमिका है। वो मानती थी कि उनका जीवन घर की 4 दीवारी तक सीमित है, लेकिन सिलाई स्कूल में कदम रखने और उसके पाठ्यक्रम और खेल कूद में हिस्सा लेने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। बहुत अच्छा लगा, बच्चों वाली फीलिंग आई, जैसे कि आज हम भूल गए घर पे हमारे बच्चे भी हैं, हम खुद ही बच्चे बन गए रह के। कानों में दर्द होता है, आंखों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, उसके लिए हमें ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। हमें आज यहाँ आके पता चला है कि खेलना भी कितना ज़रूरी है हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए। कुरुक्षेत्र के बजगांव में उषा ने अपने एनजीओ पार्टनर सेवा ट्रस्ट यूके के साथ मिलकर रस्साकशी की प्रतियोगिता आयोजित की। महिलाओं को साथ लाकर उनके बचपन की यादों को ताज़ा किया। तो मेरा मन था कि मैं उषा को द्वारा उनके साथ जुड़ूं, तो मुझे द्वारा एक जुड़ने का मौका मिला इस ट्रस्ट के माध्यम से। तो इसमें हम गांव दर गांव जाकर महिलाओं के सिलाई सेंटर भी खोल रहे हैं उषा के माध्यम से,
और ये ऐसी पारंपरिक जो खेलों को बढ़ावा भी हम दे रहे हैं। देखो, हम अपनी पारंपरिक खेलों को भूल गए हैं। जब तक उनको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो बहुत मुश्किल है। ये ऊषा इसमें बहुत अपना योगदान दे रहा है। हरियाणा दूध दही का खाना हरियाणा, क्योंकि यहाँ लोगों में जोश होता था पहले। यहाँ पारंपरिक खेल पुराने लोग जो हम जोर बहुत होता था उनमें, तो रस्से से ही हम काम करते थे ज़्यादा। तो इसलिए जो हरियाणा और पंजाब में ज़्यादा रस्साकसी का जोर रहता था पहले। तो यहाँ लोकल खेले हैं रस्साकसी हमारी। शोध से पता चलता है कि भारत में रस्साकशी की शुरुआत 12वीं शताब्दी ईस्वी में उस इलाके में हुई जो आज ओडिशा के नाम से जाना जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर में तो एक शिला पर रस्साकशी के खेल का चित्रण है। 1900 से लेकर 1920 तक रस्साकशी ओलंपिक का भी हिस्सा थी और अब इसे फिर वहां शामिल किए जाने की कोशिश की जा रही है। वो कोशिशें जो भी रंग लाए, लेकिन यहाँ जमीनी स्तर पर इसकी लोकप्रियता बढ़नी चाहिए और ऊषा इसी क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही है ताकि इन खेलों पर लोगों का ध्यान दोबारा केंद्रित हो। हरियाणा की भूमि ऐसी रही है, हरियाणवी शब्द एक बोले जोटे को भी उठा के पटक दिया करते थे हरियाणवी लोग, लेकिन आज वो लोग नहीं रहे क्योंकि उनका खान पान सब कुछ चेंज हो गया है। और कहीं ना कहीं इसको दोबारा लाने के लिए, इसी पोजीशन को दोबारा लाने के लिए रस्साकशी जैसे और कबड्डी कुश्ती जैसे खेलों को दोबारा ग्रामीण स्तर पर लाने के लिए एक दृढ़ संकल्प की जरूरत है। खेल किसी भी तरह का हो, वो लोगों को एक साथ लाता है। उसी तरह देसी खेल पूरे समुदाय को जोड़ते हैं। इन महिलाओं को उनके घरों से निकालकर रोजमर्रा के कामकाज से अलग लाकर जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का अनुभव देकर ऊषा मर्द और औरतों के बीच की गैर बराबरी को भी दूर कर रही है। रस्सी को कस के जकड़कर इन महिलाओं के हाथ अपनी पूरी ताकत से उसे खींचते हैं, लेकिन तब भी चेहरे पर खिली मुस्कुराहट नहीं जाती। साफ है कि मौका मिले तो महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। इनके हाथ मजबूत करके ही परिवार, समुदाय और राष्ट्र मजबूत होगा। अपना जोश दिखाया और विजयी हुए। पुडुचेरी भर के सिलंबम खिलाड़ी अपना हुनर आजमाने के लिए जमा हो रहे हैं। ऊषा के सहयोग से हुए इस मुकाबले में 100 से भी ज्यादा बच्चों ने बारिश की परवाह ना करते हुए बांस के डंडों से एक दूसरे पर अपने दांव दिखाए। दुश्मनों या बुरे लोगों से खुद को बचाने के लिए हर किसी को सिलंबम के साथ साथ जिम्नास्टिक्स भी सीखना चाहिए। मैं एक राष्ट्रीय खिलाड़ी बनना चाहता हूँ। सिलंबम स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। वरिष्ठ वर्ग में सबका अंदाजा था कि धरनी तरन बाजी मार ले जाएंगे, लेकिन 11वीं क्लास में पढ़ने वाले ऑटो चालक के बेटे को नंद गोविंद ने हरा दिया और इस तरह 11वीं कक्षा के नंद गोविंद सिलंबम चैंपियन बने। मुझे ये खेल पसंद है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इसे खेला था। मैं कई सालों से इसका अभ्यास कर रहा हूँ और इसीलिए मैं स्वर्ण पदक जीत सका और एक चैंपियन बन सका। दूसरों को सिलंबम खेलते देख मुझे प्रेरणा मिली। महिला के वरिष्ठ वर्ग में भावी गणित के प्रोफेसर और IAS उम्मीदवार के बीच मुकाबला हुआ। भाग्यलक्ष्मी जो प्रोफेसर बनना चाहती हैं, उन्होंने IAS उम्मीदवार अरुलवीडी को हराकर स्वर्ण जीता। अरुलवीडी ने कहा, खेल में मजा आया। हमें इस लुप्तप्राय कला रूप को पुनर्जीवित करना चाहिए। लड़कियों के लिए यह किसी अन्य कला की तरह नहीं, बल्कि आत्मरक्षा के लिए भी काम आ सकती है। महिलाएं इसे किसी भी उम्र में सीख सकती हैं। मुझे इस खेल का आक्रामक हिस्सा पसंद है। अपने बचपन में मैंने अपने पिता और दादाजी को इसे करते हुए देखा है
और मैं इसे बहुत पसंद करती थी। सिलंबम आत्मरक्षा की मार्शल आर्ट है जो तमिलनाडु में इसी पूर्व 4वीं शताब्दी से लाठी या डंडे के साथ खेला जाता रहा है। इसे प्राचीन सेना में भी जगह मिलती थी, लेकिन समय के साथ इसकी लोकप्रियता कम होती गई। एक बार फिर लोगों में इसकी दिलचस्पी जागी है। आज हम 100 या 200 लोगों के खिलाफ युद्ध लड़ने नहीं जा रहे हैं। आज कीटाणुओं से लड़ने के लिए सिलंबन जरूरी है, जिससे रोग होता है। हमें इसे सीखने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह का कोई अन्य अभ्यास नहीं है। सिलंबम के मुकाबले 2 दौर में खेले जाते हैं। पहले दौर में 1.5 मिनट का एकल प्रदर्शन होता है, जो अंदाज, मुद्रा और रफ्तार के बल पर आंका जाता है। दूसरे दौर में विरोधी के साथ 3 मिनट की टक्कर होती है, एक ब्रेक के साथ। इसमें आकलन तकनीक पर होता है, जिसमें खिलाड़ियों को छूना भी शामिल है। डॉक्टर भास्करन, जो एक मेडिकल डॉक्टर हैं, उन्होंने 5 साल तक सिलंबम का प्रशिक्षण लिया और अब डॉक्टरी के साथ साथ रेफरी का काम भी करते हैं। आपको एक त्वरित विचारक बनना होगा, अपने पैरों पे तेज होना होगा, आपको खिलाड़ी बनना होगा। आप स्थिर नहीं रह सकते, आपको समय का ध्यान रखना होगा, कुछ भी हो सकता है। यदि आप दिमागी गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे तो उम्र दराज नहीं दिखेंगे। अल्जाइमर जैसे रोग भी नहीं होंगे। इस प्रतियोगिता में आसपास से बहुत से खिलाड़ी आए, जहां बच्चों को सिलंबम सिखाने वाले बहुत मुश्किल से मिलते हैं। बहुत से लोगों की मांग है कि पुडुचेरी सरकार तमिलनाडु के तर्ज पर सिलंबम को स्कूल के खेलों में शामिल करे, ताकि स्कूल के समय के दौरान ही ट्रेनिंग और अभ्यास के मौके मिले। साथ ही कॉलेज में दाखिले और नौकरी के अवसर भी मुहैया हों। अब उम्मीद है कि ये अरमान पूरे होंगे। हम भी मुख्यमंत्री रंगस्वामी से कहेंगे कि तमिलनाडु की तरह स्कूलों में भी सिलंबम लागू किया जाए। यह एक तमिल पारंपरिक खेल है। एक विधायक के रूप में मैं ये व्यवस्था करूंगा। उषा इन इलाकों में भूले बिसरे देसी खेल फिर से लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें उषा सिलाई स्कूल की महिला उद्यमी बहुत अहम भूमिका निभा रही हैं। पुडुचेरी में भी महिलाएं बहुत जोश के साथ इसमें शामिल हुई। बहुत सी महिलाओं ने तो अपने काम से एक दिन की छुट्टी लेकर इसके आयोजन में मदद की। यह हमारी पारंपरिक कला है, इसे विलुप्त नहीं होना चाहिए। इस कार्यक्रम के जरिए बहुत से लोगों तक संदेश पहुंचेगा। आजकल लड़कियों में कई स्वास्थ्य संबंधी समस्या विकसित हो जाती हैं। मेरा मानना है कि अगर वे इस तरह की कला सीख लें तो सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। यदि हम सप्ताह में 2 घंटे इस पर काम करते हैं तो भी ये अवसाद को रोकेगा। उषा माओ के नाम से जानी वाली कुछ महिलाओं ने तो अपने बच्चों को सिलंबम में ट्रेनिंग दिलवाकर बांस के साथ अपने जौहर आजमाने भी भेजा। जो पुंगाथाई नहीं कर पाई, वो चाहती हैं कि उनकी बेटी को हासिल करने के सारे मौके मिले। जब मैं सिलंबम खेलती हूँ तो मैं बोल्ड महसूस करती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे इसे खेलना रोकना नहीं चाहिए। मलखम से सटोलिया और ठांगता से रस्साकशी तक उषा स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर भारत भर के इलाकों में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा दे रही है। अरियान कुप्पम में कोई भी इस तरह से सिलंबम प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं कर रहा है। उषा सिलाई अधिक प्रयास करती है। ये पुडुचेरी के बच्चों के लिए बहुत मददगार है। सिलंबम प्रशिक्षकों, खिलाड़ियों और उनके माता पिताओं की दिलचस्पी से प्रोत्साहित होकर उषा ने तय किया है कि अब ये चैंपियनशिप पुडुचेरी में नियमित रूप से करवाई जाएगी। इस तरह के दिवसीय आयोजनों का समर्थन करते हुए आयोजकों के साथ साथ प्रतिभागियों को भी इसे देखने के लिए प्रेरित करेंगे, एक बेहतर इवेंट के रूप में, ताकि वे इसके महत्व को समझ सकें। पुडुचेरी में यकीनन प्राचीन द्रविड़ सामरिक कला सिलंबम को फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए लोगों में जोश देखने को मिला है। उषा को उम्मीद है कि नौजवानों
और उनके माँ बाप ने जो रुचि दिखाई है, उससे पुडुचेरी भारत के सिलंबम सर्किट का एक मजबूत स्तंभ बन जाएगा।